हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने पन सीरीज लॉन्च की है। पन सीरीज में क्या, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, मैं इसमें बता रहा हूं कि अगर आपको जो चीजें याद नहीं हो रही है वो कैसे ट्रिक लगा के, कैसे स्टेप ऐड करके उसको याद करो। पहले बता रहा हूं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस चैनल पे। गिरी ट्यूटोरियल चैनल प्लेलिस्ट में चैनल है, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो जाके आप देख सकते हो। और गाइस, वीडियो के लास्ट में जरूर बताना कि ये आपको कैसा लगा, और तुरंत ही है देखो, वीडियो खत्म होते होते ना आपको ये लेसन पूरी तरह से याद हो जाएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ गाइस आप सभी को पता है कि जो हमारा प्लैनेट होता है वो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। कैसा ऑर्बिट होता है? इलिप्टिकल, मतलब प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूमता है। ओके, और अब प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमता है? सन के चारों तरफ घूमता है। और ये जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। कौन से ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिकल। और इलिप्स को दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहां, एक फोकस यहां, दो फोकस होते हैं। तो जो सन होता है वो किसी एक फोकस पे रहता है। मान लो सन यहां है, तो समझ में आया, क्लियर कट समझ में आ गया। जो प्लैनेट होता है वो प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। कैसे ऑर्बिट घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है। और जो सन होता है वो इस इलिप्स के किसी एक फोकस पे रहता है, क्योंकि इलिप्स के कितने फोकस है? दो फोकस है। तो सन या तो इस फोकस पे या इस फोकस पे, दोनों में से एक फोकस पे हमेशा रहता है। तो गाइस ये केप्लर्स का फर्स्ट लॉ है। अब टेंशन है कि याद कैसे करेंगे? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो इलिप्स होता है, और सन उसके एक फोकस पे होता है। ये तो हो गया, बट टेंशन याद कैसे करोगे? तो ये है SOF, सन एट, एस मतलब सन, ये मतलब हमारा जो ये दिया हुआ 1, और एफ मतलब फोकाई। तो सन एट 1 ऑफ फोकाई, सन एट 1 ऑफ फोकाई। तो SOF याद हो गया, SOF याद हो गया तो काम खत्म हो गया ना। सन एट 1 ऑफ फोकाई, SOF, सन एट 1 ऑफ फोकाई। तो आराम से अगर आपको इस तरह से याद हो गया तो आपका ये टॉपिक ही क्लियर हो गया। द ऑर्बिट ऑफ जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो कौन सा ऑर्बिट होता है? इलिप्टिकल। और सन हमेशा कैसे रहता है? सन एट 1 ऑफ फोकाई, SOF, सन एट 1 ऑफ द फोकाई। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट 1 ऑफ द फोकाई, SOF। क्लियर? देन सेकंड गाइस, केप्लर्स सेकंड लॉ। केप्लर्स सेकंड लॉ के लिए ये याद रखो, सीट बता देता हूं। सीट क्या है? एस मतलब स्वीप्स, ई मतलब इक्वल, ए मतलब एरिया इन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारा सीट आपको याद हो गया, क्लियर कट समझ में आ गया। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग क्या जा रहा है? किसके बीच में? सन और प्लैनेट के बीच में। जहां प्लैनेट, तो सन और प्लैनेट जितना एक घंटे में अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो दूसरे 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर ही जगह कवर करेगा। यही हमारा केप्लर्स का सेकंड लॉ है। 1 घंटे में अगर 2 किलोमीटर का जगह कवर करेगा तो दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर का ही जगह, 1 घंटे में 2 किलोमीटर तो दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर। यही तो हमारा केप्लर्स का सेकंड लॉ है कि स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। तो सन क्या करेगा? सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये याद रखना है तो सीट से याद रखो, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सीट। SOF मीन्स सन एट 1 ऑफ फोकाई, सन एट 1 ऑफ द फोकाई। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स एंड सन एट 1 ऑफ द फोकाई। सीट्स याद बताओ, स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर कट, खत्म, समझ में आ गया। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हम आपको बता रहे हैं कैसे याद करना, थोड़ा बहुत मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बट फिर भी अभी हमारा मेन फोकस है याद कैसे करोगे। SOF, सन एट 1 ऑफ द फोकाई, स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? अब चलते गाइस थर्ड में, ये P है हमारा पीरियड और ये M है हमारा मीन। तो इसको स्क्वायर कर दो। ओके, इसको ऐसा स्क्वायर करके रखो तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन।
ओके ये ध्यान से स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब पीएम से क्या बना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ओके, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये हमारा हो गया थर्ड लॉ, एकदम क्लियर कट। ये बस याद रखो टी स्क्वायर, अगर ये भी याद रखना है तो भी ये याद रखो। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये हमारा प्लैनेट और सन इसके बीच का डिस्टेंस, समझ में आया, क्लियर कर, समझ में आया, एकदम ध्यान से। बस ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब याद रखो। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। अब सन और प्लैनेट की बात हो रही है ना, डिस्टेंस उसी के बीच का होगा। एक बार और, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, सभी का मीन निकाल के, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो गाइस क्लियर कट, समझ में आ गया। SOF सन एट वन ऑफ द फोकाई स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये वाला या तो पीएम याद रखो, ये या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, 3 लॉ कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं आगे गाइस। अब ये यहां ऐसे आएगा। ओके, सो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता, तो बस इतना याद रखो, इतना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मान लो दो यहां हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये दोनों मास का प्रोडक्ट। और जो नीचे होता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो नीचे डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। ये है ये दोनों के बीच का रिलेशन डायरेक्टली और ये दोनों के बीच का रिलेशन इनवर्सली। ओके, बस इतना याद रखो, इतना लिख दोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, फिर बाद में ये लिख देना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर देखो, स्क्वायर और दोनों के बीच का डिस्टेंस, हो गया खत्म। अगर हमें एग्जाम में आता है कि हमें ये आता है कि एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो कैसे करना है? प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दो। जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट, और यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G होता है। तो m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अरे चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको समझेगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा f डी स्क्वायर, और ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा, m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है हमारा? ये होता है कैपिटल G। सो गाइस एकदम सिंपल सा, एक बार और बोलूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों मास का प्रोडक्ट, एंड आई लिखा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या करना है? स्क्वायर। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत सिंपल है गाइस, एकदम सिंपल। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो भी कर सकते हो, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सिंपल है, इसी तरह से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस इसको और एक्सप्लेन कर देना। m मतलब एक मास का ऑब्जेक्ट है और m2 मतलब दूसरे मास का ऑब्जेक्ट है, और दोनों बीच का डिस्टेंस d है। f मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद गाइस एस्केप वेलोसिटी बहुत सारे बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं। मैं बोलूंगा बस 3 पॉइंट लिखो आराम से, 3, चलो 4 पॉइंट बता देता हूं, 4 पॉइंट लिख दो। ग्रेविटी क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आएगा तो अपने को 4 पॉइंट तो लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड किसको चाहिए? क्वेश्चन खुद से पूछो, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इतनी वेलोसिटी, इतनी कम से कम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को चाहे, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने में हेल्प करे, ऐसी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड किसको चाहिए? सैटेलाइट टू
एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए रहती है, उसी को एस्केप। यहाँ देखो डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट और ऐड कर देने का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। इसके बाद ये द एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट। हर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। तो ये देखो, सबसे पहले डेफिनेशन, देन फॉर्मूला एंड लास्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट। सही है, खत्म। एस्केप वेलोसिटी याद हो गया, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डेफिनेशन हो गया। देन फॉर्मूला ये देखो, ओके, √2gm/r हो गया, खत्म। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी, ये पूरा द एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट हो गया। और अगर चौथा लिखना है तो इसको एक्सप्लेन कर दो। जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। हो गया 4 पॉइंट, खत्म, पूरा मार्क्स मिल गया। वो देखो क्या टेंशन, अभी कभी याद करवा दिया। अब चलते गाइस आगे। नेक्स्ट है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल में बच्चे बहुत फॉल हो जाते, बोलते सर दिमाग का भजिया बन जाता है फ्री फॉल में। तो आपके सर जितना बता रहे उतना ही पढ़ो ना। फ्री फॉल में ये याद रखो, एफ 2 बार एफ, 1 बार बी और 2 बार वी। FF BVV, FF BVV। अब F मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये F मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये B मतलब होता है बॉयंट फोर्स। ये होता है इनिशियल वेलोसिटी और ये होता है हमारा विस्कस, ओके, वैक्यूम, सॉरी, ये क्या होता है हमारा वैक्यूम। तो इतनी चीजें, 2 बार F, लास्ट में 2 बार V और बीच में B। ओके, हो गया क्लियर। तो आराम से एक एक पॉइंट देखो, यहां इतने सारे पॉइंट लिखा हुआ है। तो पहला वाला, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। इट रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो पहला पॉइंट हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपोज फ्रिक्शनल फोर्स एंड बॉयंट फोर्स, दोनों अपोज करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को। 2 पॉइंट हो गया। या तो अलग अलग कर दो, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोज फ्रिक्शनल फोर्स, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो एयर पार्टिकल्स हो गए, एयर पार्टिकल भी अपोज करता है। और इसके बाद बॉयंसी फोर्स, जो बॉयंट फोर्स रहता है वो भी अपोज करता है ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो अपोज करता है ना एयर क्या करता है, अपोज करता है। तो ये FF, पहला वाला F क्या है हमारा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज करता है, बॉयंसी फोर्स वो भी ऑब्जेक्ट को अपोज करता है। देन इसका VI, इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मुझे फ्री फॉल करवाना है ना, नहीं छोड़ सकता भाई, खराब हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, इसको गिरा दूं क्या, इसको गिरा दूं, नहीं, ज़्यादा टेंशन आ जाएगा फिर, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर। सो जो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या भी चाहिए, 0 चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या चाहिए, 0 चाहिए। और हमें क्या चाहिए, जो प्लेस है जहां फ्री फॉल करवा रहे हैं वो प्लेस कैसा होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि वहां एयर पार्टिकल, एयर नहीं, अगर एयर होगा तो क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो रियल फ्री फॉल नहीं हो पाएगा। तो चारों पॉइंट कवर हो गया। सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसके बाद गाइस द इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बॉयंट फोर्स आल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। दोनों चीजें मैंने बता दी, ये दोनों क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करते हैं। फिर इसके बाद ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, ये लास्ट वाला, ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम हो गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स अपोज करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज 0, और लास्ट वाला फ्री फॉल, ट्रू फ्री फॉल करवाना है। तो क्या वैक्यूम, सब पॉइंट कवर हो गया, 5 के 5 पॉइंट। अब भाई इससे ज्यादा क्या होगा, ये याद रखो। अब आगे चलते हैं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, सबसे लास्ट, और टेंशन खत्म यहां से। सबसे पहले गाइस ये मैं अर्थ बनाता हूं। अगर मुझे अर्थ के ऊपर ही चलना है, अर्थ के ऊपर, मैं अर्थ के हाइट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ को छोड़ के जाने की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ के ऊपर ही चलना है। तो ये हमारा इक्वेटर है, ये दोनों समझ लो पोल है, ये दोनों हम पोल ले लेते हैं, ओके। अब ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद रखना, gm/r², gm/r²। अब गाइस इसके अंदर क्या होगा, इसको याद रखना है, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, पहला वाला स्टेप याद रखोगे तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसमें आराम से याद हो जाएगा। पहली बात, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ ना, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है,
तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इक्वेटर पे क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ याद रखो डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, कम होगा। अब मैं बात करता हूँ ये पोल पे देखो सरफेस से डिस्टेंस क्या होगा, कम है। यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। इसीलिए गाइस जैसे हम सरफेस पे आगे बढ़ते जाते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर, हाइट पे नहीं बढ़ रहे, याद रखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सरफेस की बात कर रहे हैं। तो दोनों पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। और इक्वेट मतलब दोनों पोल्स में मैक्सिमम जी की वैल्यू होगी। क्यों मैक्सिमम जी की वैल्यू होगी आप बता सकते हो, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो जी डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है देन वैल्यू ऑफ जी विल ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, क्योंकि अगर आर बढ़ेगा तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया अलोंग द सरफेस तो ये रिलेशन याद रखना बस। अब पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पोल्स पे डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस जब कम हो रहा है ऑन द पोल डिस्टेंस विल बी डिक्रीज, और डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। खत्म। अब गाइस अब हाइट की बात करता हूं। अब मैं अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहा हूं, अब अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहा हूं तो उस समय भी क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम रिलेशन, g is inversely proportional to r. Here value of r is increases, therefore value of g will also value of g is decreases. r increase होगा तो g क्या होगा, decrease होगा। खत्म। अब मैं अर्थ के तरफ बढ़ रहा हूं, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जब डिस्टेंस कम होगा तो g क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अर्थ की तरफ बढ़ूंगा तो हो गया, दोनों खत्म। अब एक और है लास्ट, मैंने हाइट वाला बता दिया, अलोंग द सरफेस ऑफ वाला बता दिया। अब बताता हूं मैं आगे क्या बोलूं, क्या बोलते हो? Yes, sir. देन लास्ट जो है हमारा डेप्थ में जाना, अब गड्ढे में जाना है। हाइट पे चले गए, सरफेस पे चले गए, अब गड्ढे में जाना है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको चलो इस तरह बताता हूं मैं। ये हमारा अर्थ है। अब मैं अर्थ के डेप्थ में आ रहा हूँ, डेप्थ में आ रहा हूँ मतलब समझ लो मैं अब इधर पहुँच गया हूँ, मैं इधर पहुँच गया हूँ। अब इधर हूँ। अब जब मैं इधर हूँ तो अर्थ का सेंटर ये है, तो अर्थ का रेडियस ये देखो, पहले अर्थ का रेडियस इतना था पर अब अर्थ का रेडियस भी कम हो गया। अर्थ का रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। अर्थ का रेडियस भी कम हो गया। अर्थ का मास पहले इतना था पर अब अर्थ का मास इतना है। कहने का मतलब यहाँ दिखाओ, देखो gm/r²। हियर वैल्यू ऑफ m मतलब मास ऑफ द अर्थ एंड वैल्यू ऑफ r दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो रेडियस भी कम हो गया एंड मास भी कम हो गया। और m एंड r जब दोनों कम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी ऑलरेडी कम हो जाएगा। देखो अगर ये दोनों बड़े बड़े नंबर होंगे, दोनों बड़े बड़े नंबर होगा तो वैल्यू ऑफ जी अलग होगा। अगर दोनों नंबर एक साथ, दोनों नंबर कम हो रहा है, m भी कम हो रहा है, r भी कम हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम होगा। m भी डिक्रीज हो रहा है, r भी डिक्रीज हो रहा है, तो g का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो गाइस ये डेप्थ को इस तरह, बहुत सारे बच्चे डेप्थ में इस तरह सोचते हैं, वैल्यू ऑफ मास एंड वैल्यू ऑफ r बोथ विल बी डिक्रीज जब हम कहाँ जाएंगे, अर्थ के डेप्थ में जाएंगे। और जब ये दोनों डिक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, जब दोनों डिक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डेप्थ का। सो गाइस अब यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ हिंट पॉइंट, पंच पॉइंट दिया हुआ है। इक्वेटर वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन किससे, पोल से। तो यहाँ पोल्स पे क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होता है, मैंने एक्सप्लेन करके दिया। इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, कम होता है। अर्थ जब हम ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे या डेप्थ में जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ हाइट और यहाँ लिख देता हूँ डेप्थ, दोनों के टाइम जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेंटर पे जीरो हो जाएगा ना, सही बात है ना। अब मैं मान लो मेरे ये अर्थ है, ये सेंटर है, डायरेक्ट मैं पहले यहाँ आया डायरेक्ट सेंटर पे आ गया, तो रेडियस तो जीरो ही हो गया ना। अब रेडियस की वैल्यू जीरो हो गई, मास की वैल्यू भी जीरो हो गई, अब दोनों जीरो हो गया तो जी का सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब लिख सकते हो रेडियस क्या हो गया, 0 हो गया, मास भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसीलिए टोटल वैल्यू ऑफ जी विल ऑल्सो 0, दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके गाइस, सिंपल सा। तो ये पूरा है, पूरा खत्म हो गया, और इतना ही चैप्टर, ये सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, सबके सब कवर हो गया। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको लगे कि आपके प्रदीप सर आपके लिए कंटिन्यू हार्डवर्क करें तो वीडियो को पहुंचा देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को बताओ। जय हिंद दोस्तों।